लेट्स स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले अपन चेक करेंगे पिछले 10 सालों में एक्चुअली कहां से क्वेश्चंस इसमें से आए हैं, तो जरा चेक तो करें क्योंकि हमें अंदाजा कैसे लगेगा। चलो तो सबसे पहले तो देखो, यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूं। सबसे ज्यादा देखो 1 मार्क के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस। ये एक ऐसा साल था जहां कोऑर्डिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो गई। तो ये 1 मार्क के, 2 मार्क के और 3 मार्क के क्वेश्चंस लगातार आते रहे। 1 मार्क के क्वेश्चंस लगातार इतने सारे क्वेश्चंस, फिर 2 मार्क के और फिर 3 मार्क के। सो यहां पर 1 मार्क को छोड़ के 2 मार्क पे ज्यादा फोकस किया गया, तो 2 मार्क के क्वेश्चंस और यहां पर 3 मार्क के क्वेश्चंस। मतलब हर बार आपको 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, दिख रहा है। तो हमें ज्यादातर एम्फेसाइज किस पे करना है, 1 मार्क पे और 2 मार्क पे एम्फेसाइज करना है। कहां से आते हैं क्वेश्चंस को भी चेक कर लेते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चंस आपके नोमेनक्लेचर में से आते हैं, टर्म्स एंड नोमेनक्लेचर, छोटी छोटी टर्म्स पूछते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, लिगेंड क्या होता है ना, और बाइडेंटेड, यूनिडेंटेड, चिलेट, ये सब चीजें टर्म्स और नोमेनक्लेचर में से, मतलब नेमिंग में से आते हैं। तो ये तो पेट क्वेश्चंस है जो आएंगे। अगर 2 मार्क और 3 मार्क के जरा देखें, ऐसे 1 एंड ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चंस कहां से आते हैं, ये बॉन्डिंग में से आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग में से, ठीक है। सो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एज वेल। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे बोर्ड एग्जाम के 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे। लेट्स सी दैट। तैयार हो तुम लोग? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में लिख के कौन कौन रेडी है एकदम। लेट्स राइट डाउन इन चैट सेक्शन कौन कौन तैयार है एकदम, बल्ले बल्ले, एकदम मस्त तरीके से कौन कौन तैयार है। जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को चेक कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एकदम से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे आपको कॉपी में लिखने हैं। तैयार हो ना तुम लोग? कॉपी पेन लेके बैठना, फिर से कह रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, तो फटाफट से सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक टर्म्स को समझते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, बेसिक टर्म्स को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले उसकी बेसिक थ्योरी को समझ लो। बेसिक थ्योरी क्या है, आई विल टेल यू उसकी बेसिक थ्योरी क्या है। देखो, जो आपके डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, जैसे कि 3D सीरीज पकड़ लो, तो 3D सीरीज कौन सी होती है? 3D सीरीज को अगर आप देखोगे तो 3D सीरीज में आता है आपके पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, याद है आप लोगों को, ठीक है। शक्ति वक्र मन, मैंगनीज, है ना। उसके बाद फिकोनिकुजन, है ना, ये तो आपको पता होगा। ये आपकी सीरीज होती है, कौन सी? 3D सीरीज। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 21, इसके पास 22, इसके बाद 23, इसके बाद 24, ये तो जानते हो। जिंक के पास 30। और इस पूरी सीरीज में एंड में कौन आता है? क्रिप्टॉन। एंड में कौन आता है? क्रिप्टॉन, ये तो जानते हो। एंड में, इस पूरी सीरीज में बिल्कुल एंड में जाओगे तो क्रिप्टॉन आता है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36। और आपको सबको पता है कि क्रिप्टॉन क्या है? क्रिप्टॉन एक नोबेल गैस है। क्या है ये? एक नोबेल गैस, ठीक है। और अगर ये एक नोबेल गैस है, नोबले NOBLE या ELE होता होगा। सो नोबेल गैस अगर ये है, ठीक है, इफ दिस इज अ नोबेल गैस, अगर ये एक नोबेल गैस है, तो आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्रिप्टॉन इज वेरी स्टेबल, ये तो आपको पता है। नोबेल गैस का मतलब क्या होता है? दूसरे से रिएक्ट नहीं करती, इसको दूसरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आ गया समझ में? क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो हर कोई क्या चाहता है भाई? देखो, आज मुकेश अंबानी के जैसा हर कोई बनना चाहता है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, सही है। तो हर कोई यही चाहेगा ना, इनमें से सब यही चाहते होंगे कि भैया हम क्रिप्टॉन के जैसे बन जाएं, क्रिप्टॉन के जैसे हमारे 36 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसीलिए क्या करता है, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल खाली होते हैं, ये d ऑर्बिटल खाली होते हैं, तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इनके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएं? 36। इसीलिए मजे की बात देखो, इसीलिए पहली बार आपको मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता दिखेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पहली बार आप लोगों को मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता दिखेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता दिखेगा। आ गया समझ में? मेटल पहली बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता दिखेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। तो मेटल पहली बार आप लोगों को लुईस एसिड की तरह काम करता दिखेगा, ठीक है। जनरली आपने क्या सुना होगा? जनरली आपने सुना होगा कि मेटल डोनर होते हैं, समझ में आ गया। लेकिन कोऑर्डिनेशन एंटिटी जब वो बनाते हैं तो मेटल एक्सेप्टर बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर, समझ में आ गया। तो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। तो इन दैट केस, क्योंकि इनके पास, अब देखो, एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास खुद के पास क्या हो? ऑर्बिटल्स खाली हो। सो नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नाउ लुक एट इट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है यहां पे? मेटल, जो कि लुईस एसिड की तरह काम करता है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि उसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि वह डी ऑर्बिटल जो होते हैं बेसिकली वो खाली होते हैं। दूसरा रीजन क्या है, इनके पास इनको क्रिप्टॉन के जैसा बनना है, यानी कि 36 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इनको, इसलिए क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाते हैं। ये 36 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ये अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, और इनके पास डी ऑर्बिटल खाली भी होते हैं, क्योंकि खाली ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। तो मेटल जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, तो इसको कोई देने वाला भी होना चाहिए। इसको देने वाला कौन होता है, लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है और इनको इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां पर मेटल तो लुईस एसिड की तरह काम करता है, और एक लिगेंड होता है जिसके पास लोन पेयर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है, यानी कि लुईस बेस की तरह काम करता है। आ गया सबको समझ में? तो ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं, ये लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इज दिस क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इनको। और मजे की बात, दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा डोनेट करके यहां जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर बनता है। इज दिस क्लियर? इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहां पर एक लिगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। इसके वजह से इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहां पर जो खास चीजें सीखने लायक है कि देयर इज अ लुईस बेस विच इज लिगेंड, देयर इज अ लुईस एसिड विच इज मेटल, समझ में आ गया? और यहां पर ये डोनेट करता है, ये एक्सेप्ट करता है। नाउ ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बट इनिशियल चीजें ये होनी चाहिए कि क्यों करते हैं ऐसा, रीजन क्या है उसके पीछे का। सो ये आपको समझ में आना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। फाइनली आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें और सिखाता हूं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसको जरा समझ लो। इसमें जो बड़े ब्रैकेट में दे रखा है, जरा आप इसको ध्यान से चेक करना। ये जो बड़ा ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहां होती है, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर, इसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ उसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। समझ में आ गया? बाहर एक आयन और लगा होता है, इसको काउंटर आयन कहते हैं। समझ में आ गया? ये सिर्फ काउंटर आयन है जो कि क्या कर रहा है, इसकी आयन चार्ज को बैलेंस कर रहा होता है। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन लगाया जाता है। दैट्स इट। अच्छा, ये क्या है, ये कोबाल्ट है जिसको सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। क्लोरीन क्या है, यहां पर क्लोरीन एक लिगेंड है। अमोनिया क्या है, अमोनिया एक लिगेंड है। समझ में आ गया? तो बेसिकली अमोनिया डोनेट कर रहा है, क्लोरीन डोनेट कर रहा है, और इस मेटल को डोनेट किया जा रहा है। इज दिस क्लियर? अच्छा, कितने यहां पर लिगेंड है जरा आप चेक करो, 4 और ये 2, 6 लिगेंड है। इसे समझ में आ गया? मजे की बात यह है कि क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, अमोनिया भी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। आ गया सबको समझ में? एक एक ही। इसका मतलब यहां टोटल कितने लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं, 4 ये कर रहे हैं, 4 अमोनिया, 2 ये कर रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो यहां पर 6 लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं, 6 लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं। तो इनका 6 लोन पे डोनेट किए जा रहे हैं। तो एक एंटिटी, एक नई टर्म होती है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बेसिकली, अगर कोई पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने लोन पेयर डोनेट किए गए, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कितने लोन पेयर डोनेट किए गए। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, कौन बोलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि कितने, लिख लो काम आएगा, कितने लोन पेयर डोनेट किए गए। ठीक है, किए गए, इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कितने लोन पेयर डोनेट किए गए, इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इज दिस क्लियर? कितने लोन पेयर डोनेट किए गए, इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आया सबको समझ में? तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना है, 6। ये आपको ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? 6 कितने लोन पे डोनेट किए गए, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए कि नॉर्मल चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। अब आते हैं लिगेंड पर। लिगेंड कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो लिगेंड आपके 3 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले तो एनायनिक लिगेंड, मतलब जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, और कैटायनिक लिगेंड भी हो सकते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन कहां से देंगे,
हाँ, हालांकि पॉजिटिव चार्ज है लेकिन उनके पास एक ऐसी स्पीसी होती है जिसके पास लोन पेयर होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एनायनिक लिगेंड में अगर इफ यू सी द एग्जांपल्स ऑफ एनायनिक लिगेंड, जैसे कि Cl माइनस, दिस इज एनायनिक लिगेंड, माइनस है दिख रहा है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसको क्लोरो कहते हैं। Cn माइनस साइनो कहते हैं, O माइनस 2 ऑक्सो कहते हैं, OH माइनस हाइड्रोक्सो, C2O4 माइनस 2 ऑक्सलेटो, AC माइनस AACO माइनस, ये AC क्या है? एसिटेट, CH3COO माइनस, उसको एसिटेटो कहते हैं। तो ये सारे एनायनिक लिगेंड है, मतलब इन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे, ये एनायनिक लिगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन देंगे। अब आते हैं न्यूट्रल लिगेंड की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अमोनिया। अमोनिया को अमाइन लिखा जाता है नाम में, इसके नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, सबको पता है। एक्वा यानी कि पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास भी 2 लोन पेयर होते हैं, ये भी डोनेट कर सकता है। नाइट्रोसिल ये भी डोनेट कर सकता है, एनओ में नाइट्रोजन के पास भी होते हैं और ऑक्सीजन के पास भी होते हैं। कार्बोनिल CO, इनके पास कार्बन के पास भी होते हैं और ऑक्सीजन के पास भी होते हैं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जरा, डाइईन कहा जाता है, इथाइलिन डायामाइन कहा जाता है। इथाइलिन डायामाइन मतलब CH2 और इस कार्बन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है। तो यहां पर अगर कोई पूछे कि यहां पर लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, लोन पेयर यहां पर ये नाइट्रोजन के पास भी होते हैं लोन पेयर्स, और ये नाइट्रोजन के पास भी होते हैं लोन पेयर्स, दिखाई दे रहा है। तो ये आपके लोन पेयर डोनेट करते हैं, सबके सब न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, इनमें दोनों के पास लोन पेयर डोनेट कर सकता है, दोनों के पास लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अब कोई पूछे कि NO के अंदर या CO के अंदर स्पेशली कौन डोनेट करता है, तो कंपैरिजन देखो, यहां डोनेट कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि जिसकी कम होगी उसको भूख कम होगी तो वो डोनेट कर देगा। तो अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन डोनेट करता है, तो नाइट्रोजन। कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन डोनेट करता है, तो कार्बन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। आ गया समझ में? और अगर मान लो कार्बन और नाइट्रोजन कहीं बिजी है तो फिर ऑक्सीजन भी कर सकता है। फिर आता है यहां पर ये NH2 CH2 CH2 NH2, इसको इथाइलिन डायामाइन कहा जाता है, कौन डोनेट करता है, नाइट्रोजन, और तो कोई नहीं करता है, कार्बन के पास लोन पेयर होते नहीं है। कुछ एक कैटायनिक लिगेंड भी होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन उनमें कोई स्पीसी ऐसी होती है जिसपे आपको लोन पेयर मिलेंगे, जैसे कि NO2+, इसको नाइट्रोसोनियम कहते हैं। यहां पर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, वो डोनेट कर सकता है। जैसे कि N2H5, ठीक है, हाइड्रोजीनियम, तो यहां पर नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर सकता है, क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, एक नाइट्रोजन पे प्लस है तो एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो वो डोनेट कर सकता है। इसको लिगेंड कहते हैं। अब कुछ और टर्म्स पकड़ो, डेंटिसिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेंटिसिटी? डेंटिसिटी का मतलब ये होता है, सीधा सीधा बताऊं, कि एक लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर एक लिगेंड एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट। अगर एक लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसको बोलते हैं बाइडेंटेट। और अगर एक लिगेंड 3 लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो उसको बोलते हैं ट्राइडेंटेट। और एक लिगेंड बहुत सारे डोनेट कर सकता है उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट। ऐसे भी हो सकता है 5 डोनेट करे तो पेंटाडेंटेट, 6 डोनेट करे तो हेक्साडेंटेट। तो डेंटिसिटी का मतलब क्या है? डेंटिसिटी का मतलब है कितने लोन पे डोनेट कर सकता है। तो यहां पर देखो डेंटिसिटी के हिसाब से एक होता है मोनोडेंटेट, मतलब एक लोन पे डोनेट करने वाला, जैसे कि अमोनिया एक लोन पेयर ही डोनेट करेगा क्योंकि उसके पास एक ही होता है, ठीक है। पर ये दिमाग में मत डालेना कि जिसके पास एक होता है वो एक ही करेगा, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जिसके पास बहुत सारे लोन पेयर है लेकिन फिर भी एक ही करता है, तो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मान लो Cn-, ये मोनोडेंटेट है, हालांकि कार्बन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी है, फिर भी यहां से सिर्फ एक ही एंटिटी डोनेट करेगी, वो है कार्बन। आ गया समझ में? तो यहां पर कार्बन डोनेट करता है और ये मोनोडेंटेट है, और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ एक ही लोन पे डोनेट करता है। जैसे कि NO2+, ये भी मोनोडेंटेट है, हालांकि 4 लोन पेयर दिख रहे हैं लेकिन फिर भी ये मोनोडेंटेट है। हमें कैसे पता? एक्सपेरिमेंटली पता लगा। समझ में आ गया? तो ये सारे मोनोडेंटेट हैं, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं बाइडेंटेट की तरफ, जो 2 लोन पे डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि ये रहा ऑक्सलेट आयन। ये क्या है? दिस इज ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये देखो COO माइनस माइनस, इसको ऑक्सलेट कहते हैं। ये यही है, अगर आप देखोगे तो ये कार्बन है, ये कार्बन है। इज दिस क्लियर? डबल बॉन्ड O माइनस, ये मतलब निकलता है। सो दिस इज बाइडेंटेट ऑक्सलेट आयन। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। सो ये ऑक्सलेट आयन है जो कि बाइडेंटेट होता है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल लेते हैं, इथाइलिन डायामाइन, ये भी बाइडेंटेट है। यहां पर ये क्या करेगा, एक ही मेटल को ये 2 लोन पे डोनेट करेगा, एक ये वाला नाइट्रोजन, एक ये वो वाला नाइट्रोजन। डोनेट करने का मतलब क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूं कि यहां पर एक मेटल है
और ये अकेला एक लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, ये यहां से ये यहां से, ये मतलब निकलता है इसका। तो मतलब ये 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसकी इतनी क्षमता होती है, ये 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसकी इतनी क्षमता होती है। अगर ये मेटल है तो यहां से डोनेट करेगा, यहां से डोनेट करेगा, एक ही लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है। इज दिस क्लियर? अब हम आते हैं, उसके बाद होता है पॉलीडेंटेट। पॉली मतलब बहुत सारे लोन पेयर डोनेट करने वाला। इसमें एग्जांपल होता है EDTA, ठीक है। अब ये एकदम भयंकर सा दिख रहा है बट कुछ है नहीं इसमें, मैं आपको दिखाता हूं क्या है। सो अगर EDTA कोई बोले कि EDTA क्या है, सो EDTA क्या होता है मैं आपको भी दिखाता हूं। EDTA बेसिकली मैक्स 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, मैक्स। अब मैंने मैक्स क्यों बोले, वो डिपेंड करता है, ठीक है, बट मैक्सिमम वो 6 लोन पे डोनेट कर सकता है, और आप EDTA से 6 लोन पे डोनेट करवा सकते हो। तो EDTA क्या होता है? EDTA होता है ये, जरा आप चेक करना, यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इथाइलिन, ठीक है, उसके बाद डायमाइन। डायमाइन मतलब 2 नाइट्रोजन लग गए। अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, उन दोनों हाइड्रोजन को हटा के यहां पर क्या लगा हुआ है, CH2COO- CH2COO- टेट्रा एसीटेट, CH2COO- और CH2COO-, ठीक है, ये होता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अगर कोई यहां पर मेटल हुआ तो ये मेटल को ये 6 लोन पे डोनेट कर सकता है। कहां से करेगा? ये नेगेटिव वाला डाल देगा एक, ये नेगेटिव वाला डाल देगा, ये नेगेटिव वाला डाल देगा, ये नेगेटिव, 4 तो दिख ही रहे हैं, है ना। फिर नाइट्रोजन के पास भी होते हैं लोन पेयर, ये भी डोनेट कर सकता है यहां से, और ये डोनेट कर सकता है यहां से। तो टोटल कितने हो गए? 6। यही है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ई का मतलब इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इसी को बोलते हैं EDTA। समझ में आ गया? ये मतलब है इसका। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। तो EDTA ये होता है जिसकी जो हेक्साडेंटेट होता है, पॉलीडेंटेट होता है। जरा आप चेक करो, ये इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, मैंने उसको दूसरे वे से बनाया था, आप इसको ऐसे बना, बात तो एक ही है। CH2 एसीटेट, 2 हाइड्रोजन हटा के CH2COO- CH2COO- ऐसे करके। इज दिस क्लियर? तो EDTA बेसिकली इसका फुल फॉर्म यही होता है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अब हम चलते हैं एम्बीडेंटेट की तरफ। एम्बीडेंटेट कौन होता है? जिनके पास जो लोन पेयर तो एक ही डोनेट करते हैं, लेकिन उनके पास साइट एक से ज्यादा होती है, मतलब उनके पास चॉइस होती है कि मैं करूं या मैं करूं, करेगा कोई एक ही, लेकिन साइट एक से ज्यादा होती है उनके पास। उनको क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट। एग्जांपल देता हूं, ठीक है, सेम लिगेंड बट वहां पर डिफरेंट डोनर एटम्स, मतलब उनके पास चॉइस होती है कि वो कौन कर सकता है, क्योंकि उनके पास एक से ज्यादा साइट होती है डोनेट करने के लिए। एग्जांपल देखो, एग्जांपल यहां पर ये देखो, जैसे कि NO2 का एग्जांपल लो, वो मेटल है, अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो इसको बोलते हैं नाइट्रो, ठीक है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये डोनेट करेगा तो उसको नाइट्रो बोलेंगे। अगर सेम NO2 ही लिया और अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो इसको बोलते हैं नाइट्रीटो। क्या बोलते हैं? नाइट्रीटो। मतलब ये ऐसा जो एम्बीडेंटेट है, करेगा एक ही लोन पे डोनेट, लेकिन साइट अलग हो सकती है। समझ में आ गया? उसको एम्बीडेंटेट कहते हैं। अगर आप देखोगे तो ये भी NO2 ही है, ये भी NO2 ही है, माइनस मान लो, NO2 माइनस। लेकिन इस केस में कौन कर रहा है? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। इस केस में कौन कर रहा है? ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट के आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लो एम्बीडेंटेट का, जैसे कि SCN में सल्फर अगर डोनेट करेगा तो बोले थायोसाइनेटो। अगर SCN ये एक लिगेंड है, अगर इसमें सल्फर डोनेट करेगा तो थायोसाइनेटो बोलेंगे, और इसी में अगर मान लो कि नाइट्रोजन डोनेट करता है तो इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। तो 2 साइट है इनके पास, या तो सल्फर डोनेट कर सकता है या नाइट्रोजन। सल्फर करेगा तो थायोसाइनेटो और नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो आइसोथायोसाइनेटो, यह मतलब निकलता है। अब हम चलते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर पर। सीधे मैं रूल बताऊंगा सबसे पहले, तो आप कॉपी पेन लेके रूल लिखना सारे के सारे। तैयार हो तुम लोग? तो अब हम करेंगे इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आईयूपैक नेमिंग, आईयूपैक नोमेनक्लेचर, ठीक है। सो आईयूपैक नेमिंग की क्या खास बात है, जरा उसको अपन चेक करेंगे। आईयूपैक नेमिंग, सबसे पहले मैं रूल्स बताऊंगा और सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, बाकी सवाल हम लोग 10 जो करेंगे उसमें नोमेनक्लेचर के शायद 2-3 सवाल है, तो उसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो बच्चों को रूल्स पता होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को तो रूल्स पता ही नहीं होते हैं, और अगर रूल्स नहीं पता है तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द रूल्स। मैं सारे रूल्स एक साथ बताऊंगा, और आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है, मैं पहले हालांकि आईयूपैक नोमेनक्लेचर पर कोऑर्डिनेशन में एक लंबा लेक्चर ले चुका हूं, ठीक है,
तो अब मैं सीधे आपको, क्योंकि हमको एक ही शॉट में खत्म करना है, आई विल टेल यू द रूल्स जो आप लोगों को सिर्फ रिमाइंड करने हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल दूंगा। फिर हम लोग जब सवाल करेंगे तो और एग्जाम्पल ले लेंगे। तैयार हो तुम लोग? कॉपी पेन लेके बैठ जाना, रूल्स लिख लेना। चलो आईयूपैक नेम के रूल्स पर चलते हैं। सबसे पहले तो आईयूपैक नेमिंग करनी है तो पहला रूल क्या है? नेम द सेंट्रल एटम फर्स्ट। ये पहला रूल है। जब भी आप, इनफैक्ट इससे भी पहले एक रूल है, आप पहचान लो कि उसमें, ध्यान से समझो, मैं आपको इससे भी पहले एक रूल बता देता हूं, ठीक है? यहां पर जो रूल है उसका सेंस क्या मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एग्जांपल, सपोज एग्जांपल लिया K4FeCN6, ये एग्जांपल है सपोज। तो आप पहले पहचान लो ये है, इसमें जरा देखो, ये आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये है। सो दिस इज आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, ठीक है? अब आप देखो ये पोटेशियम है, इसका मतलब ये कैटायन हो गया, तो ये पूरी एंटिटी एनायन हो गई। तो ये पहचानो सबसे पहले कि कैटायन कौन है, एनायन कौन है। मजे की बात है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायन में है और ये कैटायन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी आप नाम लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको कैटायन का नाम लिखना होता है, फिर एनायन का नाम लिखना होता है। तो ये पहला रूल है, रूल नंबर 1। समझ में आ गया? ऐसा क्यों करते हैं आप भी बताओ मुझे। जब आप NaCl का नाम लिखते हो तो बताओ सबसे पहले आप इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं ना सोडियम क्लोराइड। क्यों बोलते हो ऐसा? सोडियम क्लोराइड। आप सबसे पहले किसको बोल रहे हो? आप सबसे पहले पॉजिटिव यानी कैटायनिक पार्ट को बोल रहे हो, सही है? फिर क्लोराइड करते हो ना आप लोग। उसका नाम क्या है बताओ? NaCl का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आप कैटायन को लिखोगे, फिर आप एनायन को लिखोगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये हो गया। अब कैटायन कौन है? पोटेशियम, तो लिख दो पोटेशियम। उसके बाद एनायन को लिखने के लिए सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल एटम, ये गलती हो गई। अब यहां पर जो रूल्स जो दिए हैं उसको ढंग से, हाँ, इज दिस क्लियर? सबसे पहले आप पहचान लो कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये कौन है? लिगेंड। ये तो पता होना चाहिए। अब नाम कैसे लिखोगे? इन दैट केस क्या करना होता है, ये इसका नाम लिखने जाओगे तो सबसे पहले इसको कैटायन को लिखा पोटेशियम, लिख दिया तुम लोगों ने पोटेशियम। उसके बाद आओ तुम इसका नाम लिखोगे। इस एंटिटी में जब तुम आओगे तो सबसे पहले लिगेंड को लिखोगे, पहले लिगेंड की संख्या लिखोगे। तो ध्यान रखना अगला रूल क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आते ही फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन दी लिगेंड एंड द नंबर ऑफ लिगेंड। तो क्या लिखोगे? हेक्सा। उसके बाद क्या लिखोगे? साइनो। ठीक है, लिख दिया। हेक्सा मतलब 6, साइनो मतलब ये आपके पास लिगेंड है, ठीक है? 6 आपके पास क्या हो गए हैं? 6 साइनो है, मतलब Cn- है। फिर उसके बाद आप लिखोगे मेटल को। और क्योंकि एक और रूल बताता हूं, क्योंकि आपकी ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो आप मेटल लिखोगे उसके लास्ट में क्या लगाओगे? ATE, ये वर्ड लगाओगे। ये तभी लगता है जब आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव हो। तो लास्ट में क्या लिखोगे? फेरेट, फेरेट, ATE। फिर उसके बाद जब खत्म करोगे तो ये जो फेरेट आपने लिखा है उसकी आप क्या लगाओगे? यहां पर आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखोगे। तो यहां पर देखो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 6 है, तो इसके ऊपर कितना होगा? प्लस का 2। तो रोमन नंबर में यहां पर क्या लिखोगे? सेकंड। तो ये इसका नाम है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, इस तरह से लिखा जाता है। ध्यान रखोगे। अब कुछ रूल्स हैं, मतलब मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया क्या करना होता है, ठीक है? और ये आपको आ गया तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो एक एक रूल आप देख लो। सबसे पहले नेम द सेंट्रल एटम फर्स्ट। सेंट्रल एटम को, अभी सेंट्रल एटम पता नहीं क्या है, अभी रूल्स हैं, पता नहीं आपके बुक में लिखे होंगे तो उसमें छाप दिए, बट जो भी है सेंट्रल एटम का नाम पहले लिखा जाता है। लिगेंड प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखे जाते हैं। लिगेंड जब आप लिख रहे होते हो तो आपको क्या करना होता है, मतलब ये सेंट्रल एटम किसको काउंट करके चल रहा है? राम भरोसे है, इसको छोड़ दो, मैंने तुम्हें बता दिया क्या करना होता है, बट आप एक बार रूल्स देख लेते हैं। लिगेंड आप लोग याद रखिएगा, अल्फाबेटिकली लिगेंड को लिखना होता है। कई बार लिगेंड एक से ज्यादा भी होते हैं, तो इन दैट केस आप लिगेंड जब एक से ज्यादा होते हैं तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, उसको लिखना होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो एमाइन दिया हुआ और एक्वा दिया हुआ, एमाइन मतलब NH2, एक्वा मतलब पानी, तो इन दैट केस एमाइन को पहले लिखोगे और एक्वा को बाद में, क्योंकि A तो ठीक है, उसके बाद अगला है M Q से पहले आता है, तो ये पहले लिखा जाएगा, वो बाद में। समझ में आ गया? उसके बाद आप अगर एनायनिक लिगेंड है, ठीक है, तो उसको कैसे खत्म करोगे? O से। जैसे कि मान लो क्लोरीन है तो क्लोरीडो या क्लोरो, ब्रोमीडो या ब्रोमो, ऐसे करके खत्म करोगे। ये तीसरा रूल है, तो आपको पता ही है। बाई ट्राई टेट्रा यूज करते हो आप मल्टीपल लिगेंड के लिए। समझ में आ गया? सेम काइंड ऑफ मल्टीपल लिगेंड। मान लो
मान लो आपके पास अभी क्या दिया हुआ था, 6 CN माइनस लगे हुए, तो आपने लगाया हेक्सा, ध्यान में रखोगे। इसी तरह से आप बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज करते हो लिगेंड की संख्या को बताने के लिए, सेम लिगेंड की संख्या को बताने के लिए। उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन इन द ब्रैकेट इन रोमन नंबर, जैसे मैंने लिख के बताया था, रोमन नंबर में लास्ट में मेटल का लिखा जाता है क्या, यस, ऑक्सीडेशन नंबर। तो मुझे ये जो लाइन लिखी है वो फर्जी लाइन है, इसको आप हटा देना, ये फर्जी लाइन है, ठीक है, सेंट्रल एटम, ये ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी सारे रूल्स तो आपको पता ही हैं। तो ये फर्जी लाइन है, मेटल को हमेशा पहले नहीं लिखा जाता, नेम दी सेंट्रल एटम फर्स्ट, ये नहीं लिखा जाता, ये फर्जी लाइन है। उसके अलावा जितने भी रूल्स हैं सब सही हैं, कभी कभार गलती हो जाती है, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया। अब देखो छठा, अब एक और बात, अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो आप क्या करोगे, मेटल के नाम को किससे खत्म करोगे, ATE से, मैंने आपको बताया था, अदरवाइज आप सीधे लिख देना। समझ में आ गया? चलो, और एक और चीज जरा चेक करो, यहां पर काउंटर केटायन आर रिटन बिफोर कॉम्प्लेक्स नेम, काउंटर एनायन आफ्टर। जो काउंटर पार्ट होता है, जैसे कि K4FeCN6, तो K4 क्या है, काउंटर केटायन है, उसको पहले लिखा जाएगा और काउंटर एनायन को बाद में। तो ये सारे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सपोज करो कि आपके पास ये एग्जांपल है, ठीक है, सो ये एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज इसका नाम कैसे लिखोगे, हालांकि उसने सीधी लिख दिया भाई साहब ने, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं इसका नाम कैसे लिखा जाता है। इसको आप भूल जाओ जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप आओ, आप पहले पहचानो कि मैं इसके क्रोमियम में 3 अमोनिया, 3 पानी और 3 क्लोरीन। तो मैं इसको, आप एक मिनट रुको, मैं आपको यहाँ पे खाली पे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो आपका जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिया हुआ था वो क्या था, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्रोमियम है, 3 आपके पास अमोनिया है, 3 आपके पास एक्वा यानी कि पानी है, और ब्रैकेट बंद किया हुआ है, और साथ में 3 क्लोरीन लिखे हुए हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है जो बोलता है कि इसका नाम लिखो। तो सबसे पहले आप पहचानो, क्लोराइड नेगेटिव है, तो ये उसका नेगेटिव पार्ट है, तो ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव पार्ट है। आप किसको पहले लिखोगे, पॉजिटिव पार्ट को पहले। ये आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है, समझ में आ गया। अब इसके अंदर क्या करोगे, सबसे पहले लिगेंड को लिखोगे। लिगेंड कौन है, एक तो अमाइन है, एक एक्वा है, तो अमाइन को पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो क्या लिखोगे, ट्राई, कितने हैं 3, तो क्या लिखोगे, ट्राई अमाइन, लिख दिया। उसके बाद इसको लिखोगे ट्राई एक्वा, लिख दिया, समझ में आ गया है ना। और उसके बाद फिर क्या लिखोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आप इसको डायरेक्टली लिखोगे, ये नेगेटिव होता तो AT लगाते, तो क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, समझ में आ गया। अब क्रोमियम को खत्म कैसे करोगे, चार्ज लिखो पहले उसका। ये 3 माइनस के हैं, देखो 3 क्लोरीन है, 3 माइनस के यहां हो गए, इस पे कोई चार्ज नहीं होता 0, इस पे चार्ज नहीं होता 0, तो क्रोमियम पे कितना आएगा, प्लस का 3, तो क्रोमियम। उसके बाद क्या लिखोगे, थर्ड, हो गया। अब आपको पता है कि ये क्या है, काउंटर एनायन, तो ये लास्ट में लिखा जाएगा क्लोराइड, क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड। ये इस तरह से लिखा जाता है, मतलब ये बहुत आसान है। अगर आपको रूल्स इतने, कोई जरूरी नहीं है कि रूल्स आपको याद ही होने चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर अच्छे से, अगर आपको प्रैक्टिस करी हुई है तो आप आसानी से लिख लोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, दैट इज द नेम ओनली, इस तरह से लिखा जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखना चाहो तो आप देख लो, ये ऐसे लिखा होगा, ये देखो ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, समझ में आ गया। इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है। हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर डोनेट किए गए हैं, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आ गया समझ में। तो ये एक्चुअली फिर से यहां पर जो चीज लिखी हुई है वो सही नहीं है, दैट इज, ये ना समहाउ सही भी है, कई जगह पे सही काम कर जाती है, कई जगह पे गलत, बट एक्चुअली ये आपकी बुक की लैंग्वेज है, ठीक है। तो बुकिश लैंग्वेज खराब तब हो जाती है जब आपके पास लिगेंड, ठीक है, जब आपके पास लिगेंड बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट आ जाते हैं। अगर मोनोडेंटेट है तब तो ठीक है, तब तो यहां पर जो लिखा है वो सही है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड एटम अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, तब ठीक है। लेकिन बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट में पूरा गलत हो जाएगा। तो मैं आपको समझाता हूं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है, लिख लो आप लोग, काम आएगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर डोनेट किए गए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग,
कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है सब लोगों को? कितने लोन पे डोनेट किए गए हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो आपके पास ये दिया हुआ है K4FeCN6, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि लिगेंड कौन है और वो क्या है। एक एग्जांपल मान लो कि ऐसे दिया हुआ है कि आपके पास सपोज करो कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट के पास C2O4, ठीक है, ये 3 जुड़े हुए हैं, ऐसा करके कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी दे रखी है, प्लस का 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जो भी, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मान लो एग्जांपल, मैंने रफली एग्जांपल बना दिया। अगर पूछे कोई बताओ ये पहले एग्जांपल पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप चेक करो कि ये लिगेंड कौन है। ये लिगेंड है CN-। क्या है ये? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट मतलब एक ही लोन पे डोनेट करेगा। कितने लगे हुए हैं? 6। तो कितने लोन पे डोनेट होता है? टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? दैट इज 6। यहां पर देखो, पहले पहचानो लिगेंड कौन है, मोनोडेंटेट, तो मतलब एक ही डोनेट करेगा, तो 6 डोनेट करेंगे। अब आ जाओ यहां पर, अगर इसका कोई पूछे तो ये C2O4 क्या है? बाइडेंटेट है। अगर ये बाइडेंटेट है मतलब एक लिगेंड 2 लोन पे डोनेट करेगा, तो 3 लिगेंड कितने करेंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6, क्योंकि यही इसका लोन पे डोनेटेड भी है। तो ये मतलब निकलता है। ओवरऑल आपको सिर्फ ये चेक करना पड़ता है कि टोटल कितने लोन पेयर्स डोनेट किए गए हैं। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, उसका एक अलग मीनिंग भी निकाला जा सकता है कि सेंट्रल एटम के पास कितने एटम अटैच्ड हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एटम के पास कितने एटम अटैच है, अगर उसमें बनाऊं उसको तो कैसे बनेगा? उसको उस वे से देखोगे तो ये ठीक जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर तो इसका 6 ही आएगा। अगर मैं उसको बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा? ये सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ C2O4 एक लगा हुआ है, C2O4 एक लगा हुआ है, और C2O4 इसको ढंग से बनाना चाहिए मेरे को। रुको, मैं इसको हटा देता हूं और मैं इसको ऐसा कुछ बनाता हूं। ये हो गया कार्बन सिंगल, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको ढंग से बनाऊं तो कुछ ऐसा है। ये पहला एसीटेट है, तो अगर आप देखो इसको, ये डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो ये 2 एटम इसके साथ अटैच है, आप ऐसा भी देख सकते हो, तो फिर ये ठीक बैठेगा। पर ओवरऑल यही आंसर निकलेगा। ये तो एक ही यूनिट बनाई है, इसकी 3 यूनिट बनानी है आपको। सपोज करो कि एक और बना दी, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये डोनेट कर रही है इसको, ये दूसरी यूनिट हो गई। समझ में आ गया? अभी भी कितने एटम अटैच हुए हैं? 1 2 3 4, एक यूनिट और बनाओ। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद ये ऑक्सीजन, ये डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है। आ गया समझ में? तो टोटल 6 एटम डोनेट कर रहे हैं इस तरह से। तो ये आपको ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या होता है। तो यहां पर जैसे एग्जांपल के तौर पे कोबाल्ट के साथ आपने 4 अमोनिया 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 6। और ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे मोनोडेंटेट होते हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एग्जांपल और भी ले लो। सपोज यहां पर कोई पूछे कि FeCO5 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटेट होता है, तो 5 हो गया। समझ में आ गया? और ले लो NiCO4 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड 4 ही, ये मोनोडेंटेट होता है, 4 जुड़े हुए हैं तो 4 हो गया। इज दिस क्लियर? पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट में फॉल्स हो जाता है, इसलिए आप लोग मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो जितने लिगेंड है उसको अगर मैं कहूं ढंग से, अगर कोई फॉर्मूला पूछे इसका, तो ढंग से फॉर्मूला क्या बनता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का ढंग से फॉर्मूला बनता है कि नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। ये प्रॉपर उसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, मतलब वो कितने लिगेंड है उनकी डेंसिटी क्या है, उस हिसाब से सबको जोड़ते जाओ। या फिर आप ऐसा कहो कि टोटल लोन पर कितने डोनेट किए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से निकालना। चलो अब आते हैं, आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाद लिगेंड की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। लिगेंड भी अलग अलग तरह के होते हैं, कई स्ट्रॉन्ग होते हैं, कई वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब बेसिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनका जब वो आते हैं अटैक करने के लिए तो रिपल्शन मैक्सिमम होता है, और वीक का मतलब रिपल्शन मिनिमम होता है, उनका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होता। तो इन दैट केस यू हैव टू लर्न अ सीरीज। ये एक सीरीज है जो आपको ध्यान रखनी है। इनमें आप लोगों को क्या दे रखा है, यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ आपको एक ऑर्डर दे रखा है। इस ऑर्डर को आपको याद रखना है। मैं कहूंगा पूरा मत याद करो, सिर्फ इतना याद कर लो कि टॉप पे कौन आ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये राजा है, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद कौन आ रहा है? CN-।
तो पता होना चाहिए CO, Cn माइनस, NO2 माइनस, समझ में आता है? ये 3 तो एटलीस्ट आप याद कर लो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। फिर इंटरमीडिएट आता है, मतलब इंटरमीडिएट EDTA, इंटरमीडिएट मतलब ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, अमोनिया ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, कुछ वीक होते हैं, मतलब जो लल्लू होते हैं एकदम, जैसे कि F माइनस, OH माइनस, ठीक है, S-2, Cl माइनस, SCN, Br माइनस, I माइनस, ये वीक है। समझ में आ गया? तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग है, Cn माइनस स्ट्रॉन्ग है, F माइनस, S माइनस, Cl माइनस, Br माइनस वीक होते हैं, SCN सब वीक होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पता होता है जैसे एक्वा भी वीक ही है, समझ में आ गया? अमोनिया डिपेंड करता है कि सामने कौन है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों की तरह काम करता है। तो बेसिकली ये आपको सीरीज याद करनी है, इसमें मैं आपको कहूंगा पूरे मत याद करो, सिर्फ आप लोग ये याद कर लो कि भाई साहब यहां पर टॉप पे स्ट्रॉन्ग पे कौन है और वीक में कौन कौन आ रहा है, पर देख लोगे तो काम हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा VBT और CFT को भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत स्पेशल है, ऐसे होने को तो बहुत बड़ी है, ठीक है, जिसपे मैंने लेक्चर ले चुका हूं, लेकिन फिर भी VBT आपको हाइब्रिडाइजेशन और शेप के बारे में बता देती है, आइडिया दे देती है, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर हाइब्रिडाइजेशन और शेप जाननी है तो आप VBT का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, और जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप पूरा लेक्चर देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। और VBT क्या करता है? VBT हाइब्रिडेशन और हाइब्रिडेशन के हिसाब से शेप बता देता है, या शेप के हिसाब से हाइब्रिडेशन बता देता है, उसकी खुद की एक कैलकुलेटिव पार्ट होती है, वो मैं आपको काफी बार बहुत सारे लेक्चर्स में करा चुका हूं। तो अभी VBT को थोड़ा सा अपन हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं। अगर ध्यान से समझना, VBT आपको हाइब्रिडेशन और शेप के बारे में बताता है, तो इसको किस तरह से क्लासिफाई करें? अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर 2? यानी कि सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पे डोनेट किए गए हैं, समझ में आ गया? इसका मतलब वहां 2 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे होंगे। तो इन दैट केस कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यार? कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से ही होगी। 2 है तो sp sp, एक s का एक p का, एक s का एक p का, मतलब वहां 2 आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स तैयार होंगे जहां पर लोन पे डोनेट किए जाएंगे। आ गया समझ में? तो यहां पर ये सेंट्रल मेटल एटम के 2 एम्प्टी ऑर्बिटल तैयार है, यहीं पे लिगेंड आकर अपने क्या करेंगे? लोन पे डोनेट करेंगे। इज दिस क्लियर? और ये बेहद आसान है, अगर आप पूरी थ्योरी देखोगे तो ये बच्चों के जैसा काम है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मतलब हाइब्रिडेशन होगी sp sp। स्ट्रक्चर शेप कैसी होगी? लीनियर। शेप कैसी होगी? लीनियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सिल्वर है, सिल्वर सेटल मेटल एटम है, उसको 2 लिगेंड, एक अमोनिया और एक ही अमोनिया, लोन पे डोनेट कर रहे हैं, तो शेप कैसी है इसकी? लीनियर। आपको ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 2 है, तो ये लीनियर शेप बनेगा इसका। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में शेप लीनियर बनता है और हाइब्रिडेशन sp होती है, ठीक है। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो इसका मतलब क्या है? 3 का मतलब ये हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का मतलब ये हो गया कि बेसिकली यहां पर 3 लोन पे डोनेट किए गए हैं सेंट्रल मेटल एटम को। 3 किए गए हैं तो फिर हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए? 3 के हिसाब से, एक s का 2 p के, 3 हो गए। काउंटिंग करो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर sp2 sp2 sp2, दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? एक s का 2 p का, तो 3 हो गए। तो यहां पर sp2 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 इस हाइब्रिडेशन के 3 एम्प्टी ऑर्बिटल्स तैयार होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इन्हीं के अंदर ही लिगेंड क्या करेंगे? अपने लोन पे डोनेट करेंगे। अगर कोई शेप पूछे तो 3 के हिसाब से सबको पता है ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। एग्जांपल और शेप जरा आप चेक कर लो। यहां पर सपोज करो एग्जांपल के तौर पे Hg(I3 माइनस), ये इसका एग्जांपल है, और उसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है, सबको पता है। ये बीच में आपके पास मेटल और उसके आजू बाजू लिगेंड लगे हुए हैं 3, और ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में अटैच होंगे, जिसको केमिकल बॉन्डिंग आती है, बड़े आसानी से बता देगा। अब मान लो कि आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। व्हाट डू यू मीन बाय 4? 4 का मतलब ये होता है कि यहां पर 4 लोन पे डोनेट किए गए। इन दैट केस है ना, 2 तरह की हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, ठीक है। और वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है, बहुत सारी कंडीशंस होती है, लेकिन मेन कंडीशन होती है कि लिगेंड कौन है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो हाइब्रिडेशन अलग होगी, और वीक है तो हाइब्रिडेशन अलग होगी। तो मैं आपको दिखाता हूं। 2 तरह की हाइब्रिडेशन 4 में पाई जाती है। पहली होती है हाइब्रिडेशन sp3 sp3 sp3, ये तो अपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखी है, ठीक है। एक s का 3 p के, तो इस तरह से आपके पास 4 के लिए 4 ऑर्बिटल्स तैयार हो गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां पर तैयार हो गए, और यही 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? यहां पर बॉन्डिंग करेंगे। इज दिस क्लियर? यही 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? यहां पर बॉन्डिंग करेंगे। समझ में आ गया? लिगेंड से
एक्चुअली यही 4 है जो कि लोन पेयर ले रहे होंगे। इज दिस क्लियर? यही 4 है जो लोन पेयर ले रहे होंगे। अब सवाल ये कि sp3 जनरली कब होता है? देखो ये जनरली, देखो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, जैसे कि निकेल टेट्रा कार्बोनिल एक एक्सेप्शन है, समझ में आ गया? अदरवाइज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपको 99% केसेस में काम करेगा। सो यहां पर जनरली मैं आपको बताऊं कि sp3 कब होता है। जनरली ये तब होता है जब आपके पास, ध्यान से सुनना, वीक लिगेंड हो। अगर मेटल के साथ एक वीक लिगेंड जुड़ा हो, तो आपके पास मेटल के साथ एक वीक लिगेंड जुड़ा हो तो आपको क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। मतलब बाहर के ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं सारे के सारे, वो तभी है जब अंदर वाले आप खाली ना करवा सको, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है। तो जनरली वीक लिगेंड के केस में आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा है? एक्सेप्शन का रीजन भी है। एक्सेप्शन है यहां पर निकेल टेट्रा कार्बोनिल। यहां पर कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि निकेल यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। इस वजह से अंदर धक्का देने के बावजूद भी अंदर वाला खाली नहीं होता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर NiCO4 एक एक्सेप्शन है। इज दिस क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार होंगे। स्ट्रक्चर क्या होगी sp3 के हिसाब से? टेट्राहेड्रल, सबको पता है। अब देखो यहां पर साफ साफ दिख रहा है, क्लोरीन लगा हुआ है लिगेंड की तरह, एक वीक लिगेंड है। तो जनरली वीक लिगेंड के केस में क्या होता है? आपको जनरली वीक लिगेंड के केस में आपको क्या दिखेगा? यस, आपको यहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। जनरली होता है ऐसा। इसमें एक एक्सेप्शन है जो मैं पहले बता चुका हूं, निकेल टेट्रा कार्बोनिल, जिसमें कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग है। अब हम चलते हैं 4 के हिसाब से एक और स्ट्रक्चर बनती है। 4 के हिसाब से एक स्ट्रक्चर बनती है, हाइब्रिडाइजेशन बनती है dsp2, अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हो जाए तो 4 के हिसाब से dsp2 भी बनता है। एक d का, एक s का, 2 p के, और एक p का वहां खाली पड़ा हुआ है। ये भी बन सकता है। अब ये कब बनता है? ये जनरली स्ट्रॉन्ग में बनता है। अगर कोई यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो dsp2 जनरली हाइब्रिडाइजेशन बनती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इसमें इतना रिपल्शन होता है कि वो अंदर का d ऑर्बिटल खाली करवा लेता है। तो इन दैट केस dsp2 भी बन सकता है। dsp2 के हिसाब से स्ट्रक्चर कैसी होती है? यहां पर होती है स्क्वायर प्लेनर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने क्या लगाया हुआ है? CN-CN-CN-, बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में अंदर वाला ऑर्बिटल खाली हो जाता है, और आपको जब अंदर वाला दिखे यूज होता हुआ, आप समझ लेना सलमान खान आया, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया। सलमान खान तो गलत एग्जांपल दे दिया, नहीं, एकदम सुशांत सिंह राजपूत है, मतलब एकदम हीरो, तो वो अंदर वाला d ऑर्बिटल खाली हो जाता है। इज दिस क्लियर? dsp2 उसकी क्या बनेगी? हाइब्रिडेशन। उस हिसाब से स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी। क्या बनेगी? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर पर चलते हैं 6 पर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी आपके पास 2 तरह की हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। पहली है sp3d2। अच्छा, पहली इसने ले ली d2sp3, अंदर वाले यूज कर लिए। ये भी है, d2sp3 भी बन सकती है और sp3d2 भी बन सकती है। व्हाट इज द डिफरेंस? d2sp3 का मतलब है कि अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज हुए हैं। ये कब यूज होंगे? जब आपके पास अंदर वाले कोई खाली करवा ले। तो जब अंदर वाले यूज होंगे, ध्यान रखना, ये देखो आपने क्या किया, जब भी आप d को पहले लिख दो, इसका मतलब है कि आप इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हो। क्या बना रहे हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हो। इनर कब बनता है? जब अंदर वाले कोई खाली करवाए, तभी तो बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। तो इन दैट केस ये ज्यादातर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में ऐसा होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी होता है तो वो अंदर वाले कॉम्प्लेक्स यानी इनर कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अंदर वाले ऑर्बिटल खाली करा लेता है। एक्सेप्शन की बात अलग है, अदरवाइज ये काम करेगा। मजे की बात ये है कि d2sp3 के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो अगेन ऑक्टाहेड्रली होती है। जहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल यहां पर गलत दिया हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए करेक्शन कर देता हूं। ये पानी वाला, पानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, ये आप ध्यान रखना, इसके लिए आंसर नहीं बनेगा। तो मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं। यहां पर एग्जाम्पल बन सकता था CN के लिए, तो दिस इज रॉन्ग। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। दिस इज अगेन रॉन्ग। तो यहां पर आप CN का एग्जाम्पल जरूर लिख सकते हो। CN माइनस अगर मतलब CN होता। तो बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब बनता है? जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में ऐसा होता है, वीक लिगेंड केस में ऐसा नहीं होता। तो जो एग्जांपल दिया वो गलत दिया हुआ है, हालांकि जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऑक्टाहेड्रली होगी। तो ये जो ये दिया हुआ है ये एग्जांपल गलत है, याद रखिएगा। d2sp3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में बनता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, 6 के हिसाब से एक और हो सकता है।
6 के हिसाब से sp3d2 भी हो सकता है। तो दिस इज sp3d2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन d2 sp3 एंड sp3d2? d2 sp3 में अंदर वाला था, sp3d2 में बाहर वाला है। ये बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, बाहर वाला यूज हो रहा है क्योंकि अंदर वाला खाली नहीं हो पाया। तो ये जनरली किसके होता है? वीक लिगेंड के केस में होता है, याद रखना, वीक लिगेंड के। अब यहां पर जो एग्जांपल दिया हुआ दैट इज करेक्ट, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने सेम ही एग्जांपल कॉपी कर दिया। तो यहां पर ये देखो, ये पानी जो दिख रहा है ये सही एग्जांपल है। इस केस में sp3d2 दिखाई देगा, समझ में आ गया? इस केस में sp3d2 दिखाई देगा। इज दिस क्लियर? तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, दिस इज करेक्ट। तो मैं आपको एक सिंपल चीज सिखाता हूं, मतलब अगर मुझसे कोई सीखना चाहे कि यहां पर सिंपल चीज क्या है, तो मैं आपको एक सिंपल चीज सिखाता हूं। मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूं कि जनरली आप लोग याद रखो, देख के आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी, देख के, सच बता रहा हूं। आपको क्या देखना होता है? अगर मान आपको पहले तो नंबर ऑफ लिगेंड चेक करने हैं, एक नंबर ऑफ लिगेंड चेक करना होता है और दूसरी लिगेंड वीक है या स्ट्रांग है, ये चेक करना होता है। वीक है या स्ट्रांग है, ये चेक करना होता है। आप नंबर ऑफ लिगेंड चेक करो, लिगेंड वीक है या स्ट्रांग है चेक कर लो, आपका काम हो जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। अगर आपके नंबर ऑफ लिगेंड 2 है तो स्ट्रक्चर क्या होगी? लीनियर। हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp। अगर नंबर ऑफ लिगेंड 3 है तो स्ट्रक्चर क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। यहां तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर नंबर ऑफ लिगेंड हो गए 4, समझ में आ गया? और मजे की बात, वो यहां पर तो स्ट्रॉन्ग वीक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेप तो सेम ही रहेगा। 4 हैं लिगेंड और वो वीक हैं, तो आपकी जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, sp3, और शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। ये जनरली होता है, इसमें एक्सेप्शन काउंट नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। और अगर मान लो कि 4 है प्लस स्ट्रॉन्ग है, 4 है और प्लस स्ट्रॉन्ग है, s मतलब स्ट्रॉन्ग, 4 है वीक है, 4 है स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है तो dsp2 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। ये जनरली 99% केसेस में काम कर जाता है। ये आ गया समझ में? एक्सेप्शन की बात अलग है। इसमें एक और चीज देख लो, जैसे कि मान लो 6 हैं पर वीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? वीक के केस में sp3d2 स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। 6 हैं प्लस स्ट्रॉन्ग है तो d2sp3। मतलब ये कहूं मैं अगर आपसे तो ये गलत नहीं होगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जनरली कोशिश करता है इनर कॉम्प्लेक्स बनाने की और वीक लिगेंड जनरली कोशिश करता है आउटर कॉम्प्लेक्स बनाने की। खत्म। ये सिंपल सी जनरल वे में, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्शन बहुत गिने चुने हैं। तो ये d2sp3 इसकी स्ट्रक्चर भी ऑक्टाहेड्रल ही होती है। आ गया समझ में? तो ये मतलब निकलता है। इतनी सी टेबल याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। गलतियां मैंने आपको बता दी कहां थी। अब हम चलते हैं और आगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तो ये हो गया तुम्हारा बीबीटी। नाउ विल टॉक अबाउट सीएफटी की भी बात कर लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली ये क्यों बनाई गई? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि ये इससे पहले जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें तो आपको कोऑर्डिनेशन या फिर वी कैन से कि कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते दिखे। उसमें वो ये कहता है कि भाई एक लिगेंड है, एक मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। शेयरिंग ही तो होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, मतलब वहां शेयरिंग हो रही है। सीएफटी शेयरिंग नहीं मानती है। सीएफटी ये कहती है कि जो मेटल है और जो लिगेंड है वो पॉइंट चार्जेस हैं और उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझ में आ गया? तो सीएफटी क्या कहती है, जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो आपके जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, वो टूट जाते हैं। समझ में आता है? बस उसी के ऊपर है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहे हैं। अब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसको पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। कई बच्चे कहते हैं सीएफटी हुआ नहीं बेटा। सीएफटी को मैंने डिटेल में कराया था, पर वो एक वो सेशन था जिसमें मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा ही रिवाइज करवा दिया था नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें सीएफटी डिटेल में करवाया, चेक करना, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं। अब ये स्प्लिटिंग डिपेंड करती है कि आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल समझते हो, जिसमें 6 लिगेंड जुड़े होते हैं या 6 लोन पे डोनेट किए जाते हैं, वो ऑक्टाहेड्रल होगा। इन दैट केस आपके जो डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स है वो कैसे टूटेंगे? dxy dyz dzx जो कि एक जैसे होते हैं वो नीचे चले जाएंगे और dz² और x² y² ऊपर चले जाएंगे। तो बेसिकली कहें कि T2g वाले नीचे और Eg वाले ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे और 2 ऊपर। ये कब होता है? जब आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि 6 लिगेंड हो या 6 लोन पे डोनेट किए गए हों। आ गया समझ में?
तो आपके पास CFT कहते हैं कि d ऑर्बिटल्स ऐसे टूटेंगे, 3 नीचे 2 ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे होता है मैं आपको समझा चुका हूं डिटेल में। और यहां पर एनर्जी का गैप देखोगे तो ये बैरी सेंटर है, बीच में से जो आ रहा है दिस इज अ बैरी सेंटर। बैरी सेंटर से कितने नीचे होते हैं? -0.4 डेल्टा नोट नीचे होते हैं T2G और +0.6 डेल्टा नोट ऊपर होते हैं EG वाले। आ गया समझ में? तो ये कैसे आता है? दैट्स वेरी इजी, मैंने वहां पे भी समझाया होगा। ओवरऑल बैरी सेंटर मतलब एवरेज पॉइंट मतलब 0 आ जाना चाहिए। तो कितने नीचे गए हैं? 3, 1 2 3। 3 इंटू माइनस का 0.4 कितना होता है? दैट इज -1.2। ठीक है, कितने ऊपर गए हैं? 2। कितने? 2। तो 2 इंटू पॉइंट प्लस का 0.6 कितना होता है? प्लस का 1.2। एवरेज काउंट करोगे ना इसका और इसका, वो 0 ही आएगा। आ गया समझ में? इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है? ऑक्टाइडल केस में 3 नीचे 2 ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? और यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। देखो नीचे कितने गए? T2G वाले नीचे गए, माइनस का 0.4 इंटू n, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। T2G में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, उसको -0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 0.6 इंटू n EG। जरा आप चेक करो EG में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करो। तो ये जो टोटल कैलकुलेशन करोगे इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर है। दैट्स वेरी इजी एज वेल, बहुत बच्चों को तो पहले से ही याद होगा। अब मजे की बात, अगेन जो स्प्लिटिंग होती है डिपेंड करती है कि आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आ गया समझ में? अब देखो जरा ध्यान से चेक करना, इन दोनों डायग्राम को देखो। अगर आप देखोगे तो ये 3 और 2, इन दोनों में एनर्जी गैप बहुत कम है और इन दोनों में एनर्जी गैप ज्यादा है। अगर एनर्जी गैप ज्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी। मतलब ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर कैसे जाएगा? तो बेटर है कि आप पेयरिंग कर लो। सो यहां पर पेयरिंग एनर्जी कम है एज कंपेयर टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, पेयर कर सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर पेयरिंग नहीं हो रही। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए हैं? देखो दोनों में फर्क क्या है? तो यहां पर, वहां पर भी 5 इलेक्ट्रॉन भरे, यहां पर भी। वहां पर 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि ऊपर जा नहीं सकते, एनर्जी ज्यादा है। लेकिन यहां पर तो ऊपर जा सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं रिस्क लूं? क्योंकि एनर्जी गैप तो कम है, तो यहां भरे जाते हैं 1 2 3 4 5। क्योंकि एनर्जी गैप कम है तो 5 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरा जाता है। ये कब है? अच्छा एक और बात, यहां पर पेयरिंग हो गई, ये कब हुआ? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम थी और गैप ज्यादा था, तो हमने पेयरिंग कर दी। अब आप जरा चेक कर रहे हैं, यहां पर एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक है, मतलब आवारागर्दी या स्पिनिंग कम है, सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जबकि यहां पर देखो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, वो आवारागर्दी ज्यादा करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर कोई पूछे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसको हाई स्पिन कहते हैं, जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसे लो स्पिन कहते हैं। समझ में आ गया? ये इस तरह से किया जाता है। इज दिस क्लियर? अब लो स्पिन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। लो स्पिन कब बनता है? जब आपके पास गैप बहुत ज्यादा होता है, तो लो स्पिन वाले बनते हैं। मतलब अगर मैं ढंग से कहूं तो आप जरा समझो, लो स्पिन वाले कब बनते हैं? जब गैप ज्यादा होता है। और गैप ज्यादा कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो आप ये समझ लो, इसका मतलब क्या कहें हम लोग? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो क्या कोशिश करेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये 100% ट्रू है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये कौन बनाता है? वीक लिगेंड। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ये वीक लिगेंड बनाता है। तो अगर मुझसे कोई शॉर्ट ट्रिक पूछे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड बनाता है, क्योंकि वीक लिगेंड इतनी ज्यादा रिपल्शन पैदा नहीं करता, जिससे एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होता। खत्म कहानी। अब आते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती है? टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल की जस्ट अपोजिट। ऑक्टाहेड्रल में क्या थी? 3 नीचे थे 2 ऊपर थे। यहां पर टेट्राहेड्रल जस्ट उल्टा है, यहां पर 2 नीचे 3 ऊपर है। समझ में आ गया? तो उसका जस्ट उल्टा है, तो यहां पर भी नंबर उल्टे हो जाएंगे। तो यहां पर माइनस का 0.6 है, वहां पर माइनस का 0.4 था, यहां पर माइनस का 0.6 है और यहां प्लस का 0.4 है। तो ये बैरी सेंटर से प्लस 0.4 ऊपर होते हैं, माइनस 0.6 नीचे होते हैं। ये है कॉम्प्लेक्स। दैट्स वेरी इजी। अगर आप यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला चेक करोगे तो क्या आएगा? ये यहीं से तो आना है, माइनस का 0.6 इंटू यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ए मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस का 0.4 और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है। मतलब चेक करना है कि नीचे कितने इलेक्ट्रॉन, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, -0.6 से, ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इसको बैरी सेंटर कहते हैं। तो आपको ऑक्टाहेड्रल का जस्ट अपोजिट करना है।
इज दिस क्लियर? यस। और मजे की बात देखो, अगर यहां पर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप चेक करोगे तो ये रिलेशनशिप निकल आएगा, टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। मतलब ऑक्टाहेड्रल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, टेट्राहेड्रल की कम होती है। क्या रिलेशन होता है? 4/9 टाइम्स कम होती है। टेट्राहेड्रल की एनर्जी 4/9 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल से कम होती है। रिलेशन में काफी बार इक्वेशंस आ जाते हैं। तो ये होती है तुम्हारी CFT। मैग्नेटिक नेचर की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक होगा कब? जब आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और पैरामैग्नेटिक होगा जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चा बच्चा जानता है, जानते हो? बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे? 10 सवाल सोल्व करेंगे। चलिए टॉप 10 क्वेश्चन में पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कहता है आपसे गिविंग अ सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन द फॉलोइंग एम्बीडेंटेट। मतलब एम्बीडेंटेट क्या होता है उसके लिए सुटेबल एग्जांपल आपको देना है। 2009 का सवाल है, क्या आंसर दोगे? तो एम्बीडेंटेट कौन होता है? जिसके जो लोन पेयर तो एक ही डोनेट करता है लेकिन उसके पास साइट एक से ज्यादा होती है। एग्जांपल के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह से आप बना लेना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, बेसिकली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अगर नहीं भी करोगे तो यहाँ पर आप प्लस लगा देना या माइनस लगा देना, ये लोन पेयर होता है। ठीक है, तो आप इसको सिंपल बॉन्ड से भी दिखा सकते हो ऐसे, जब आप प्लस माइनस लगा रहे हो तो फिर सिंपल बॉन्ड से दिखा देना। आ गया समझ में? तो ये एक एम्बीडेंटेट है। मेटल होगा तो या तो उसको ये करेगा या ये करेगा, मतलब ऐसे नहीं कि दोनों कर दें, एक ही करेगा। इसको एम्बीडेंटेट कहते हैं। एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। HCN एग्जाम्पल हो गया, NO2- एग्जाम्पल हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये एम्बीडेंटेट के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? NO2- का दे रखा है। अगर ऑक्सीजन डोनेट करे या फिर नाइट्रोजन डोनेट करे। आ गया समझ में? नाइट्रोजन मतलब नाइट्रो, ये नाइट्रेटो। अगला देखते हैं। कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय चिलिट इफेक्ट। अब ये आपको मैंने करवाया नहीं था, मैं आपको बताता हूं चिलिटिंग क्या होती है। देखो सिंपल सी बात है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। एक मेटल है जिसको एक लिगेंड सिर्फ एक ही लोन पे डोनेट कर रहा है, यानी कि इसको एक ही डायरेक्शन में एक ही हाथ से पकड़े हुए है, या ऐसे, मतलब मैं मान लो मैं लिगेंड हूं, ठीक है, और तुम मेटल हो और मैंने तुम्हें एक ही हाथ से पकड़ रखा। तुम गिरने वाले हो, तुम पहाड़ी पे खड़े हो, तुम्हारी फट रही है, तुम गिरने वाले हो, मैं तुम्हें एक ही हाथ से पकड़ रखा है, मतलब एक ही हाथ से मैंने पकड़ रखा है ऐसे। समझ में आता है? क्लियर है ना? अच्छा, ये तुम्हारा मोनोडेंटेट मतलब एक हाथ से पकड़ने वाला। और एक मेटल है जिसको लिगेंड ने दो हाथ से पकड़ रखा है। कितने हाथ से? दो हाथ से। मतलब अगर तुम गिरने वाले हो, तुम्हारी फट रही है, तुम दोनों हाथ से पकड़ रहे हो, तुम्हारी कम फटेगी। बोले नहीं सर ने दोनों हाथ से पकड़ रखा, हम नहीं गिरेंगे हम लोग, या तो सर को साथ लेके गिरेंगे, नहीं तो नहीं गिरेंगे। समझ में आ गया? सो बेसिकली यहां पर आप खुद बताओ विच इज मोर स्टेबल, दिस वन और दैट वन। दैट इज मोर स्टेबल क्योंकि यहां पर लिगेंड ने दोनों तरफ से मेटल को सपोर्ट किया हुआ है। सो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? चिलिट इफेक्ट बोलते हैं। ये चिलिट इफेक्ट कहां पाया जाता है? जहां पर आपके पास, ठीक है, पॉलीडेंटेट में ज्यादातर पाया जाता है। पॉलीडेंटेट मतलब जो एक से ज्यादा लोन पे डोनेट करते हैं उनमें चिलिट इफेक्ट देखने को मिलता है। सो यहां पर ये चिलिट नहीं है, बट वो चिलिट इफेक्ट है। जब मेटल एटम को लिगेंड एक से ज्यादा लोन पे डोनेट करता है तो उसको चिलिटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ईडीटी है, ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये क्या करता है? 6 जगह से घेर लेता है। ईडीटी क्या करता है? 6 जगह से घेर लेता है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा, अगर आप कोई एक लिगेंड 2 या 2 से ज्यादा लोन पे डोनेट करता है सिंगल मेटल को, उसको चिलिट इफेक्ट कहते हैं। याद रहेगा? ईडीटी तो 6 डोनेट करता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है ये। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द आयुपैक नेम ऑफ दिस। इसका आयुपैक नेम लिखना है, दैट्स वेरी इजी। कैसे लिखोगे? अब इस आयुपैक नेम में ना इस एक्वा का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसको हटा देना। कैसे नाम लिखोगे? दैट्स वेरी इजी। ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, पॉजिटिव पार्ट है तो वो नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट में सबसे पहले किसको लिखा जाता है? लिगेंड को। लिगेंड में कौन है? एक्वा देन क्लोरो, तो लिखोगे पेंटा एक्वा देन क्लोरिडो या क्लोरो, कुछ भी। फिर उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद इस पर क्रोमियम पे चार्ज कितना है? 3। कैसे पता लगा? एक क्लोरीन ये रहा 2, तो 3 + के 4 है। क्रोमियम थर्ड, और फिर क्या लिखोगे? क्लोराइड। खत्म हो गया। तो ये देखिए इसका नाम हो, खुद भी लिख सकते हो। देखो पेंटा एक्वा क्लोरिडो लिखा है ना, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो इस पानी का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ हाइड्रेटेड फॉर्म में है। चौथा सवाल कहता है आयुपैक नेम लिखो इसका। इसका आयुपैक नेम फिर से देखो कैसे लिखोगे। आप देखो ये काउंटर आयन है, वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट को लिखना है आपको, सही है? तो यहां पर कॉम्प्लेक्स पार्ट को कैसे लिखा जाएगा? अब कॉम्प्लेक्स पार्ट में जरा देखो कौन कौन है।
एक तो आपके पास है ये NH2CH3, मतलब ये आपके मिथाइल अमाइन, ठीक है, और ये क्लोरीन, और ये आपके पास अमाइन। तो अमाइन पहले आएगा, क्लोरीन आएगा, फिर मिथाइल अमाइन आएगा, ठीक है। और ये एक एक है, मतलब ये तो दो है, ये एक है, ये एक है, और फिर प्लेटिनम, फिर इस पे चार्ज चेक करना है, चार्ज एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, इस पे चार्ज देखना पड़ेगा ओवरऑल। प्लेटिनम पे मुझे तो दो चार्ज दिखाई दे रहा है, तो कैसे नाम लिखा जाएगा जरा आप चेक करो, देखो नीचे देखो। सबसे पहले तो आपके किसको लिखोगे, दो अमाइन को लिखा, डाई अमाइन, नीचे चेक करना। तो सबसे पहले आपने किसको लिखा, डाई अमाइन लिख दिया। ये आपके पास कौन सा कवर हो गया, ये दो कवर हो गए, दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आपने किसको लिखा, सी वाले को, अल्फाबेटिकली क्लोरो आएगा, तो आपने इसको कवर कर दिया। फिर उसके बाद देखो आपके पास क्लोरिडो, उसके बाद क्या है आपके पास, ये है, इस लिगेंड को क्या लिखोगे, मिथाइल अमाइन, ये मिथाइल अमाइन था जो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद क्या लिखोगे, प्लैटिनम। उसके बाद सेकंड, चार्ज दो क्यों है, क्योंकि एक माइनस का ये रहा, एक माइनस का ये रहा, तो इसमें प्लस का दो आएगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। और फाइनली क्लोराइड, इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। सो ये मतलब है। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल, राइट डाउन दी फॉर्मूला ऑफ दिस, इसका फॉर्मूला लिख के बताओ, उल्टा नाम दे दिया, फॉर्मूला पूछ लिया, कैसे करोगे। तो यहां पर देखो क्या क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है टेट्रा अमाइन, ठीक है, तो 4 अमोनिया है। फिर क्या लिखा हुआ है, एक्वा, मतलब एक पानी है। फिर क्या लिखा हुआ है, क्लोरीडो, यानी कि क्लोरीन है। फिर क्या है, कोबाल्ट, 18 लगाओ, क्या मतलब पॉजिटिव चार्ज। थर्ड फिर क्लोराइड। तो देखो 4 अमाइन है, उस पे चार्ज 0 होता है, एक्वा पे चार्ज 0 होता है, क्लोरीडो एंड देन क्लोराइड। क्लोरीन तो यहां पर एक ही है, इसका मतलब अगर आपको 3 चार्ज बनाना है तो बाहर 2 क्लोरीन लगाने पड़ेंगे, इस तरह से लिखा। तो इसका कैसे बनेगा, आप कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाओ सबसे पहले। तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में सबसे पहले कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट को लिख दिया। उसके बाद आपके पास टेट्रामाइन है, तो 4 अमोनिया लगा दिए, ठीक है। उसके बाद एक्वा है, एक पानी लगा दिया, एक क्लोरीन लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। क्लोरीडो, क्योंकि एक ही है ना, तो इसे लिखा क्लोरीडो। थर्ड क्लोराइड, तो मतलब 2 क्लोरीन बाहर निकलेंगे, तभी तो आपका थर्ड आएगा। मतलब कोबाल्ट पे चार्ज तो 3 तभी बनेगा जब इस पे चार्ज 0 है, इस पे 0 है, 3 क्लोरीन होंगे तभी तो बनेगा। एक क्लोरीन अंदर तो 2 क्लोरीन बाहर लगाने पड़ेंगे। दिस इज द फॉर्मूला। सबको समझ में आ गया। छठा सवाल कहता है फॉर द कॉम्प्लेक्स, ये दिया हुआ है FeCN6-3, राइट द हाइब्रिडेशन टाइप एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर इन द स्पिन नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा सवाल है, FeCN6-, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, कैसे आंसर दोगे, मैं आपको बताता हूं। देखो इसको करने का तरीका, पहले तो आपको शॉर्टकट बताता हूं, पर आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्टकट तो चलेगा नहीं, तो आप फिर भी नीट एग्जाम के पॉइंट में से शॉर्टकट देख लो। क्या दिया हुआ है तुम्हें, ये बहुत अच्छा सवाल है, बीबीटी का क्वेश्चन है। तो ये दिया हुआ है FeCN6 और फिर क्या लिखा हुआ -3। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। सबसे पहले आप चेक करो कि यहां पर ये लिगेंड है, लिगेंड कौन है, स्ट्रॉन्ग है, कौन है, स्ट्रॉन्ग है। कितने, 6, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, 6 है। सिंपल है यार, एक स्ट्रॉन्ग है और एक 6 भी लगे हुए हैं। इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग अंदर वाले खाली करवा लेता है जनरली, तो D2sp3 बनना चाहिए। हिसाब से क्या होना चाहिए, बाकी अब बना के देखेंगे। हिसाब से D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, हिसाब से इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए। बाकी अपने को चेक करना है बना के। 2 चीज तो यहां से निकल जाती हैं, नॉर्मली देख के मालूम पड़ जाता है, ठीक है। तो अब अपन चेक करते हैं, बनाते हैं। पर क्या होता है, +3 में एक, अगर आप Fe पे +3 है तो एक आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलेगा। तो करेंगे कैसे इसको, बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जरा आप चेक करो, आपका क्वेश्चन है ये FeCN6 और फिर लिखा हुआ है -3। इस हिसाब से Fe पे चार्ज निकालो, +3 है। अब आप Fe का एटॉमिक नंबर जानते हो 26। कैसे लिखा जाता है, ऑर्गन तक 18 हो गए, 3D एंड देन 4s, 2 इसमें भरते हो, 6 इसमें भरते हो। अगर मैंने इस पे +3 लगा दिया, +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इसमें से निकलेंगे, 1 इसमें से निकलेगा, तो क्या बनेगा, ऑर्गन तक तो 18 हो गए और होगा 3D5, ऐसा ही होगा। अब आप ध्यान से चेक करना, अब ये इंटरेस्टिंग है। उसको अगर मैं बनाने बैठूं तो कैसे बनाऊंगा, ऑर्गन तक तो मतलब नहीं है, 3D बनाओ सबसे पहले। तो ये 3D है, सपोज 1 2 3 4, दिस इज 3D, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें। उसके बाद क्या होता है 4s, फिर क्या होता है
4p, भरो 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरे जाएंगे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब आपके पास लिगेंड कौन है? स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या करेगा? देखो मैं भरता हूं, 1 2 3 4 5। लिगेंड कौन है? स्ट्रॉन्ग। ये क्या करेगा? पेयरिंग करवाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इतनी पावर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देता है। मतलब वो कहता है चलो भाई खाली करो, खाली करो, खोली को खाली करो। भाई तुमसे खोली खाली कौन कराएगा? जब स्ट्रॉन्ग होगा। पावरफुल बंदे को देख के तुम बोलोगे ना चलो भैया निकल लो। तो यहां पर क्या है? खाली करने का अब टाइम आ गया। तो खाली कैसे होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन यहां भागा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और अंदर भागा, ये फिर भी अनपेड पड़ा रहा। तो बेसिकली अंदर वाले 2 ऑर्बिटल खाली हो रहे हैं। जरा आप चेक करना। तो ये 1 2 3 4 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अंदर के 2 खाली हो गए। 3d अंदर के 2 खाली हो गए। तो 2 अंदर के खाली हैं, एक s खाली है, 2 p के ले लो, 3 p के ले लो, D2sp3। तो 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, 4 और 2 ये हो गए। समझ में आ गया? इस तरह से 6 ही तो चाहिए। आपके पास लिगेंड कितने हैं? लिगेंड आपके पास 6, तो 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो कौन कौन से लिए? 2 लिए d के, 1 लिए s का, 3 लिए p के। तो D2sp3 बन गया। ये तो तुम्हारी हाइब्रिडेशन हो गई और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। अच्छा अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे 1। देखो अभी भी स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा। आ गया समझ में? इज दिस क्लियर? पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर कोई पूछे इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है तो 1.72 अराउंड आएगा। वो तो आप निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो? देयर इज अ फॉर्मूला, n+2 में रख दो, 1.72 अराउंड आएगा। 72 या 70 इस तरह से निकाला जाता है। तो दैट्स वेरी इजी। अगर आप देखोगे तो ये देखो आपके सामने है 3d6 4s2, और अगर आप यहां पर +3 निकालोगे तो 5। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अंदर पेयरिंग हो जाएगी, फिर भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो D2sp3 इसकी हाइब्रिडेशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इज दिस क्लियर? दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। फाइनली 7वां सवाल कहता है राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन इन शेप एंड आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स COFe6-3। इसको देख के भी अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे पहले आप देखो यहाँ कौन है? ये फ्लोरीन विच इज अ वीक लिगेंड। कौन है ये एक वीक लिगेंड है। इज दिस क्लियर? दिस इज अ वीक लिगेंड। समझ में आ गया? और अगर ये वीक लिगेंड है तो आप जरा ध्यान से समझना, वीक लिगेंड खाली नहीं करा सकता। कितने लगे हुए हैं? 6। तो मैं तुमसे सीधा बताऊं, वीक लिगेंड अंदर वाले खाली नहीं करवा सकता। तो यहां पर जो हाइब्रिडेशन बनेगी वो बनेगी sp3d2। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल यहां पर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन पता लग गई। sp3d2 शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। आयुपैक नेम कैसे लिखोगे? दैट्स वेरी सिंपल एज वेल। हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड। इसका कोई नाम पूछे, नाम बताओ, तो क्या लिखोगे? हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड क्लोराइड। ये इसका नाम होगा। क्लियर है? सबको समझ में आया? जल्दी से लिखो। तो फाइनली ये देखो इनके आंसर्स। सबसे पहले तो ये बनाना कोई जरूरी नहीं है, आप सीधे भी लिख सकते थे इसको। तो sp3d2 बताए थे हम। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खाली नहीं करवा, मतलब खाली नहीं करवा, फ्लोरीन इज अ वीक लिगेंड, खाली नहीं करवा पाएगा। तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा क्योंकि अंदर वाले खाली ही नहीं हुए। आ गया समझ में? इस तरह से। और आयुपैक नेम पूछे तो ये रहा, हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड आयन। ये इस तरह से लास्ट में आयन लगा देना क्योंकि वो आयन है। अब 8वें सवाल पर चलते हैं। 8th क्वेश्चन कहता है स्टेट द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। इनका रीजन बताओ। पहला पूछा है कि ये जो कोबाल्ट +2 इजीली ऑक्सीडाइज होकर +3 बना लेता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होगा तो कोबाल्ट +2 +3 बना लेता है, ऐसा क्यों? दूसरा, द मॉलिक्यूल शेप ऑफ NiCO4 इज नॉट द सेम एज NiCN। ये तो बहुत आसान है, उसका मैं लॉजिक आपको बता दूंगा। तो पहला सवाल तो ये कि +2 से +3 में क्यों चला जाता है। दूसरा ये कि इनका शेप सेम क्यों नहीं है, जबकि यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, निकल के साथ ही जुड़े हुए हैं। यहाँ भी 4 है, वहां भी 4 है, तो शेप सेम क्यों नहीं है? दैट इज द क्वेश्चन ओनली। तो आपको बताता हूँ इसके आंसर कैसे लिखोगे। पहले सवाल का जवाब तो इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पर जो सवाल, एक मिनट में सवाल दोबारा देख लूँ, मैंने गौर नहीं किया क्वेश्चन क्या था। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कोबाल्ट +3 इज इजीली ऑक्सीडाइज टू +3, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बावजूद भी एक
अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। ये देखो इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आप यहां पर चेक करोगे तो ये तो सारे के सारे पेड है, कोबाल्ट +2। इसको नहीं भी देखोगे खुद से भी आंसर दे सकते हो, एंड दैट्स वेरी इजी। अगर आपको ये नहीं भी आता तो आप खुद ही सोचो कि कोबाल्ट, आप देखो जरा कि कोबाल्ट का बताओ, कोबाल्ट का आप खुद बताओ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। फीको 27 कैसे भरा जाता है? ऑर्गन तक 18 हो गया, 4s में 2 20 और 7। अगर मैं कोबाल्ट +2 करूं तो क्या दिखेगा आपको? कोबाल्ट +2 तो ये 4s में से 2 गायब हो जाएगा, सही है। कोबाल्ट +2 करूं तो 4s में से 2 गायब हो जाएगा। 3d के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे भरे जाएंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में वो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7वां ऊपर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करनी, आप ऊपर तो जा नहीं पाओगे तो पहले पेयरिंग करोगे, मजबूरी में ऊपर जाओगे। तो यहां पर क्या है ना, जब 3d ये कोबाल्ट +2 भरते हो तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको ईजी में दिखता है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है। अगर समझ में, क्योंकि बाकी सारे के सारे क्या है? पेयर्ड है। दिस इज हाउ यू कैन आंसर इट। तो कोबाल्ट +2 के केस में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें 6 नीचे और 1 ऊपर है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है, वो अचानक से आसानी से +2 से +3 में चला जाता है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया कि भाई यहां पर जो निकिल है, निकिल जो आपके पास आंसर था उसका आंसर तो मैं आपको यूं दे देता हूं। आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की यहां पर कंपैरिजन करी गई। एक तो आपके पास है निकिल टेट्रा कार्बोनिल और एक आपके पास दिया हुआ था NiCN4, ठीक है, -2। ऐसा क्यों हुआ कि आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, ये टेट्राहेड्रल होता है जबकि ये स्क्वायर प्लेनर होता है। जबकि मजे की बात है कि ये यहां भी निकल है, यहां भी निकल है, यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो अलग अलग शेप क्यों हो गई? आंसर बड़ा सिंपल है उसका, तो तुम जानते हो, ये एक्सेप्शन नहीं है, बट ये एक्सेप्शन है। क्यों? निकिल पे चार्ज कितना है? 0। तो अगर मैं निकिल को लिखूं 28 इलेक्ट्रॉन भरूं तो कैसे भरूंगा? ऑर्गन तक 18 हो गए, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में 2। कैसे भरोगे? भरो इसको, 1 2 3 4, ये 4s, ये 4p। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 2। समझ में आ गया? और 4p पूरा खाली है, 4p में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब आप देखो होगा क्या। ये कौन है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये क्या करेगा? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे ना यहां, तो 3d पूरा भर गया। 3d पूरा भर चुका है, 3d 10 हो चुका है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो 8 से 10 हो गए, तो अंदर वाला तो खाली ही नहीं है। कौन सा खाली है? ये खाली हो जाएगा। 4s खाली है, 4p खाली है, तो इसीलिए ये देखो ये sp3 बना रहा है। तो निकिल टेट्रा कार्बोनिल में यहां पर जो हाइब्रिडेशन बन के आ रही है वो sp3 है, इसीलिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। मजेदार कहानी है इसकी। जबकि उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वहां पर निकिल +2 चार्ज पर है। इसको बनाओगे +2 से क्या होगा? ये अंदर वाले तो वैसे ही तुमने निकाल दिए। समझ में आ गया? अब ये 8 में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा, तो एक अंदर का खाली हो जाएगा। तो इन दैट केस यहां पर जो आपके पास हाइब्रिडेशन बनती है वो DsP2 बनती है, इसलिए स्क्वायर प्लेनर होता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। तो फाइनली यहां पर क्या है आपको मालूम पड़ गया, दोनों सवाल के जवाब मैंने दे दिए। sp3 यहां पर क्यों होता है? क्योंकि 3d 10 हो गया। यहां पर ये 3d 10 नहीं है, अंदर का एक d ऑर्बिटल खाली हो चुका है, इसलिए DsP2 बनता है। 9वां सवाल कहते हैं इनके आयुपैक नेम लिखो। इसका आयुपैक नेम कैसे लिखोगे? 6 है तो इसका नाम देखो, सीधे बोलो, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड इसका नाम हो गया। इसका नाम कैसे लिखोगे? ये है आपके पास टेट्रा क्लोरिडो, ठीक है, निकलेट 2nd आयन। इतना आसान, मैं खुद बोल ही रहा हूं। और ये नाम तो हमने पहले ही देख लिया था, क्या देखा? हेक्सा साइनो फेरेट 3rd। पोटेशियम पहले लिखना पड़ेगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3rd। समझ में आ गया? ये इसका नाम हो गया। तो सारे नाम एक बार चेक कर लो A to Z। पहले का नाम क्या है? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड लिखा था। उसके बाद यहां पर क्या है? टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2nd आयन लिखा था। उसके बाद पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3rd लिखा था। जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। ये आपको रूल पता है तो आप खुद भी कर सकते हो। आखिरी सवाल, 10वां सवाल क्या लिखा है?
व्हाट इज मेंट बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 इन द टर्म्स ऑफ T2g एंड Eg अगर डेल्टा नोट P से ज्यादा और डेल्टा नोट P से कम। ठीक है, तो ये लिखना है आप लोगों को, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाने हैं T2g और Eg में। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल में भर के दिखाने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या होती है? जब लिगेंड अप्रोच करता है तो डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं। जरा देखो, जब आपके पास, जरा ध्यान से समझना, जब ये जो डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स होते हैं कौन कौन से? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। जब लिगेंड इन्हें अप्रोच करता है, ऑक्टाहेड्रल केस में क्या होता है? 3 नीचे चले जाते हैं, 2 ऊपर चले जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल केस में ऐसा ही होता है, T2g नीचे चले जाते हैं और Eg ऊपर चले जाते हैं। तो यहां जो इनके बीच में बैरी सेंटर से इनके बीच में जो ये गैप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। समझ में आ गया? यही होता है। अब आपको क्या करना है? 4 इलेक्ट्रॉन D4 में भर के बताना है अलग अलग कंडीशन में। पहली कंडीशन ये थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप पेयरिंग से ज्यादा हो, मतलब गैप ज्यादा हो तो पेयरिंग कम है तो पेयरिंग हो जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग करा दो। तो इस केस में कैसे होगा? अगर डेल्टा नोट की वैल्यू P से ज्यादा है तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? मैं आपको बता देता हूं। 3 नीचे है, 2 ऊपर है, पेयरिंग करनी आसान है। 4 कैसे भरोगे? 1, 2, ये 3, ये 4, क्योंकि पेयरिंग करनी आसान है, पेयरिंग एनर्जी कम है तो इसमें ऐसे भरोगे। इसी तरह से अगर आपने D4 लिया और डेल्टा नोट का वैल्यू P से कम है, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब पेयर नहीं होगा। इन दैट केस कैसे भरा जाएगा? 2 ऊपर होते हैं ऑक्टाहेड्रल में, 3 नीचे होते हैं, है ना। अब 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। 1, 2, 3, 4। कितना आसान है, दिस इज द आंसर। तो यहां पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, वहां पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसा होगा। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग कर दो, और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा तो पेयरिंग मत करो, बात खत्म। ये आंसर बन गया इसका। सो फाइनली डू गेट द आंसर? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में लिख के किस किस को आ गया समझ में। स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है मालूम पड़ गया? और फाइनली यहां पर कैसे भरा जाएगा, तो यहां पर जरा देख लो। अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी कम है तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन नीचे भर दिए जाएंगे, और अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो 3 इलेक्ट्रॉन नीचे, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, और बात वही है जो मैंने डायग्राम में दिखा दिया और आपको यहां पे सीधे सीधे लिखा हुआ है।